व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसमें जो मेन चीज होती है वो एनालिटिकल फंक्शन से इम्पोर्टेंट होती है, थोड़ा बहुत इसे देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने भी कहा था w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड से इस तरह से लिखते हैं। अब आपको सिंपली जो फंक्शन की जो डेफिनेशन पता होती है, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, सिंपली इसमें जो रियल में हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, इसमें ये खासियत होती है कि इसकी हम कहते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ z देयर एग्जिस्ट वन और मोर वैल्यूज ऑफ w। अब देखें इसमें जैसे हम फंक्शन में सिंपली पढ़ते हैं कि हम इनपुट देते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 या 2 जस्ट लाइक दिस, तो 1 का 4 इधर उस तरह से हम कहते हैं अगर x का कुछ एलिमेंट बचे तो वो हमारे पास नहीं होता सिंपली फंक्शन, तो कोरिस्पॉन्डिंग y का भी भली से बच सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पर हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हम इनपुट देते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें दो चीजें मिल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होते, उसकी हमेशा जो इमेजेस होती हैं वो यूनिक होती हैं, जहाँ जिसको आप वर्टिकल टेस्ट लगाते हैं, तो इसमें ये नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये चीजें नहीं होती। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चाहे इस तरह से आ रहा है w स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो हमारे पास वो भी क्या है, सिंपली फंक्शन का रोल कर लेता है, भले उसकी दो इमेजेस हों। अगर हम इस तरह से लिखें प्लस माइनस z, तो कोई मसला नहीं है, उसकी दो इमेजेस भी हो सकती हैं। मतलब कैसे, लेट सपोज इधर देख सकते हैं हमारे पास ये कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट, जैसे y और x का होता है सिंपली। तो ये हम जस्ट लाइक कोई भी इसका सेट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है वो भी, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग z भी क्या होता है, हमारा होता है। तो लेट सपोज हम कहते हैं w1 और w2 कोरिस्पॉन्डिंग z1 z2, इस तरह से उसकी होती है। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक इनपुट दे रहे हैं w के, तो z में दो चीजें उसकी बन सकती हैं, मतलब मल्टीपल उसके आउटपुट आ सकते हैं एक इनपुट के, तो इस तरह से चीजें होती हैं। उसके बाद इसकी सिमिलरली इसकी लिमिट्स भी हम कर लेते हैं। लिमिट्स हमारे पास जिसे हम सेवरल वेरिएबल में पढ़ते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर उसके होती है कि हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब प्रीवियस से सिंपली हम कहते हैं कि जैसे हम सेवरल वेरिएबल में पढ़ते हैं कि लिमिट कैसे होती है, पहले तो हम डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करते हैं या फैक्टर निकालते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। पर हम जब मल्टी वेरिएबल में हम देखते हैं, हम कहते हैं अगर वो नहीं हो रही, फेल हो रही, जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है 0.0, तो हम उसमें क्या करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ एल लॉपिटर रूल उसमें लगाते हैं। इसमें जब सेवरल वेरिएबल्स की हम बात करते थे तो हम डिफरेंट एक्सेस के चेक करते थे। लेट्स सपोज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, पहला होता है ना अलोंग एक्स एक्सिस चेक करते हैं, उसके बाद सेकंड जो होता है हम अलोंग वाई एक्सिस चेक करते हैं, और तीसरा जो हमारे पास होता है अलोंग किसी की लाइन भी चेक करते हैं, अलोंग वाई इज इक्वल टू एम एक्स। हम कहते हैं अगर इन तीनों में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, लेट्स सपोज 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं लिमिट हमारे पास क्या होती है, एग्जिस्ट होती है सिंपली। अगर हम इस तरह से लिखें लिमिट z अप्रोच टू z नॉट, और कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो कोई ना कोई हमें लेट सपोज नंबर मिल जाता है l, क्या और कोई भी नाम दे सकते हैं, इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास। इसके एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते। जी मुझे बताएं, एग्जांपल दूं या बस आगे बढ़े? जी एग्जांपल दे दें। ठीक है, ठीक है। जैसे हम कहें कि लिमिट z अप्रोच टू 0 z अपॉन z कॉन्जुगेट। अब कुछ इस तरह से होता है, तो हमें पता है कि पहले तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा वाई,
और इसका कॉन्जुगेट जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y आ जाएगा। जब हम इसमें अप्लाई लिमिट करेंगे, z का मतलब यही होता है अल्टीमेटली कि हमारे पास x y क्या होते हैं, दोनों अप्रोच करते हैं ऑर्डर पे। जब इसमें हम दोनों लिमिट रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास उसमें रियल में तो हम कहते हैं कि हम लापिटर रूल लगा लेते हैं, पर इसमें इस तरह से नहीं होता। इस तरह से हम इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे इसको अलोंग एक्स एक्सिस चेक करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस रखेंगे तो y हमें क्या वैल्यू रखेंगे, वो 0 रखनी पड़ेगी। मतलब सिंपली हम जस्ट इधर क्या उठाएंगे, x की वैल्यू उठाएंगे, और y जो आएगा वो हम उठाएंगे ही नहीं क्योंकि वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसमें इसकी जो वैल्यू मिलती है वो 1 मिलती है। सिमिलरली अलोंग हम चेक करते हैं y एक्सिस के, और y एक्सिस हमें पता है x इज इक्वल टू 0 होता है। तो इधर से क्या मिल जाएगा हमें, माइनस, और ये जब कैंसिल करेंगे तो -1। तो इधर ही हमें पता चल रहा है इसकी क्या हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों की आ जाती, सेम आ जाती, लेट सपोज 1 1 आ जाती, तो तीसरा हम करते y इज इक्वल टू mx। ठीक है, अगर सबकी यूनिक मिलती तो हम क्या कहते, तो उसकी लिमिट्स क्या रही है, एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसको भी हम थोरोली देख लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अब इसमें क्या होता है, जैसे हम जैसे रियल में पढ़ के आते हैं कि उसमें लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, या फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट, तो इस तरह से कंडीशन होती है। और अगर इसमें मैं शॉर्टली इसको लिखूं तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना, जेड जेड नॉट और एफ ऑफ जेड नॉट, z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। मतलब लिमिट तो उसकी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। मतलब हर कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या होना चाहिए, जब वो वैल्यू उसकी पर्टिकुलर फंक्शन में रखें दोनों के बराबर आना चाहिए। तो हम कह देंगे ये हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे लिख लेते हैं, हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 1 ऑन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, z does not equal to iota, to iota is equal to। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले ये हमें गिवन है, वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जो z नोड है हमारे पास वो है 2 आयोटा, क्योंकि कह रहा है उसके इक्वल कर रहे हैं तो ये आ रही है। अब ये जो चीजें निकालेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के हिसाब से निकालेंगे, उसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। अगर हमें उसकी 2 आयोटा मिल रही है डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस, जैसे मैंने लिमिट का बताया था, अगर मैं चेक करूं तो कुछ इस तरह से इसका लिमिट z अप्रोच टू आयोटा -1, ठीक है, ये आयोटा है। और ठीक है, अब देखें जेड स्क्वायर और +1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा स्क्वायर लिखें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -1 और -1 +1 होते हैं, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो होगा जेड माइनस आयोटा, और ये z प्लस आयोटा। सिमिलरली ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा इधर जो है ना हमारे पास z सिर्फ माइनस आयोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा
ये कैंसल आउट हो जाएँगे दोनों, अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 आयोटा मिल जाएगा। तो हमने देखा कि इसकी और इन दोनों की अगर बराबर आए तो हम क्या कहेंगे, ये फ़ंक्शन क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फ़ंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एट z इज़ इक्वल टू आयोटा पर। ठीक है, ये सिंपली इसका कुछ एग्जांपल। अगर इन केस इधर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता तो फिर हम प्रीवियस वाली डेफिनेशन यूज करते, लिमिट वाली, जो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस पे चेक करते। ठीक है, इसी तरह इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं कि सिमिलर है उसकी, जिसे अब हमें पता है कि हम कहते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास, लेट w इज इक्वल टू f of z is said to be differentiable। किसी भी पॉइंट पर अगर z माइनस जेड नॉट लिखें या डेल्टा z लिखें तो ये इसकी सिंपली डेफिनेशन होती है हमारे पास, कि हमारे पास जैसे प्रीवियसली पढ़ के आते हैं कि अगर ये इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपली डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि ये इतना आता नहीं है। ठीक है, हम अब आ जाते हैं स्मूथ कर्व की तरफ। ये दोनों 2 3 4 कर्व्स हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। स्मूथ कर्व क्या होती है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि इस तरह से कोई भी कर्व हो, ए से लेकर बी तक, वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपली ये हमारे पास क्या होगी, स्मूथ कर्व है, किसी भी ए से लेकर बी तक पॉइंट तक। जैसे हम कहते हैं ना कि फंक्शन, हम कहते हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शन बनाना हो तो कोई कहते हैं हम लेट, जो हमारे पास कर्व होती है वो क्या होती है, सिंपली स्मूथ कर्व होती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन है कि इफ x dash and y dash are continuous on the closed interval, and not on the open interval। ठीक है, एक कमा भी। तो सिंपली ये कह रहा है कि किसी ए से लेकर बी तक अगर इंटरवल में वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और कि साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो, कहीं पे भी किसी ओपन इंटरवल में, इसकी बाउंड्रीज में या उसके बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं उसके में कहीं पे भी इसमें कोई गैप नहीं हो, उधर कोई गैप नहीं हो, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, सिंपली स्मूथ कर्व है, मतलब वो क्लोज इंटरवल में हर किसी जगह पर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इसी तरह पीसवाइज अगर कर्व की हम बात कर लेते हैं,
अब पीस वाइज कर्व क्या होता है, हमें पता है कि एक एक कर्व की जो इस तरह से, लेट सपोज एक हमारे पास स्मूथ कर्व थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमने उसमें दूसरी स्मूथ कर्व अटैच कर ली, फिर तीसरी स्मूथ कर्व ली, तो उससे हम कहते हैं सिंपली पीस वाइज स्मूथ, पीस वाइज कर्व, जैसे हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से, जहाँ हम इस तरह से देखें रेक्टेंगल को ही देखें तो कुछ इस तरह से एक पॉइंट, दूसरी यहाँ से, इस तरह से हमारे पास ये कौन सी होती है, पीस वाइज स्मूथ कर्व होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व पर। अब इसको हम कहते हैं जॉर्डन कर्व, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम क्या कहते हैं, जॉर्डन कर्व भी कहते हैं। जॉर्डन कर्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि हम कहते हैं ना कंटूर, जो हम जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उस इंटीग्रेशन से इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो ये क्या होती है हमारे पास कंटूर, मतलब क्लोज्ड हमारे पास कर्व होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, सिंपली हम कहें कि इस तरह से कुछ हम शेप बनाए, इस तरह से, इस तरह से ये होती है, मतलब स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट होती है सिर्फ वहां पर मीट करती है, इस तरह से कहते हैं ना। तो a इज इक्वल टू, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, क्या है कि if the curve C does not cross itself and a is equal to b। अब देखें ये और जगह पर यहां से स्टार्ट है, फिर इधर इधर से स्टार्ट है, फिर यहां पर खत्म हो रही है, मतलब a इज इक्वल टू b तक ही, बाकी उधर में क्या है हमारे पास सारी है क्लोज, जैसे हमारे पास कोई ना कोई शेप होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपली, हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है जॉर्डन कर्व। अब इसी पे एक और हमारे पास एक और थ्योरम आ जाता है इस पर, जॉर्डन कर्व थ्योरम। वो हमारे पास सिंपली क्या कहता है कि जॉर्डन जो हमारे पास कर्व थ्योरम होती है वो हमारे पास होती है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्या होती है सिंपली क्लोज्ड, यहां हम कहते हैं इसको अ कंटूर डिवाइड्स द प्लेन इन टू डोमेन्स, टू डोमेन्स। वो क्या करती है, जब कंटूर क्लोज को दो में हमें ब्रेक कर लेती है डोमेन्स में, एक होती है हमारे पास इंटीरियर और दूसरी होती है हमारे पास एक्सटीरियर। कैसे, अगर रफली हम देखें तो कुछ हमारे पास कोई भी हम क्लोज कंटूर है जस्ट लाइक दिस, तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इंटीरियर होगी, जो हमारे पास क्या होती है अल्टीमेटली बाउंडेड होती है। ये क्या होती है हमारे पास, बाउंडेड होती है, क्योंकि किसी ना किसी हद तक होती है। ये हमारे पास क्या होती है, एक्सटीरियर जो होती है वो क्या होती है, अनबाउंडेड हमारे पास होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट। और जो उसके अंदर वाला होता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर, वो बाउंडेड होता है। अब जॉर्डन कर्व थ्योरम में क्या होता है, सिंपली हमारे पास क्लोज कर्व होती है, ये भी हमारे पास क्लोज कर्व है, क्योंकि इसकी यहां से स्टार्ट हुई भी आकर यहां पर ही खत्म हुई, तो इस वजह से हमने कहा था a इज इक्वल टू बी, ये इस वजह से कहा था। ठीक है, यहां तक समझ में आया कुछ कंसेप्ट? जहां बोर हो गए आप ये पढ़ पढ़कर, बोर हो गए सर। बोर हो गए ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं। जहां बोर लगे तो मुझे बताएं कि सर बोर हो रहे हैं, आगे मेन चीज पढ़ें। ठीक है, क्योंकि कर्व का इस वजह से पढ़ाया कि आया था ना एक दो बार क्वेश्चन इसका, इस वजह से मैंने।
चले अब आ जाते हैं मेन चीज पर, हमारे पास जो है वो है हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब इसका जो दूसरा नाम होता है वो इंपॉर्टेंट है। एक होता है इसका नाम होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक। ठीक है, और दूसरा कोई कोई इसको बोलता है कि रेगुलर फंक्शन या फिर रेगुलर। ठीक है, इस तरह से कोई कोई इसको और भी एक नाम देता है जो कम हम यूज करते हैं, मोनोजेनिक, मोनोजेनिक। ठीक है, ये इसके नाम है, ये याद करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसके। ठीक है, अब एनालिटिकल फंक्शन होता क्या है हमारे पास, उस पे आ जाते हैं कि हम कहते हैं कोई भी हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेट सपोज w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, वो क्या होता है, इज एनालिटिक किसी भी पॉइंट पर एट z नॉट if f of z is differentiable at z naught and every point of in some neighborhood। अब देखें, एनालिटिकल फंक्शन सिंपली जब बात आ जाए तो हमें ये माइंड में क्लिक हो जाता है फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो वहां पर। लेट सपोज हमारे पास कोई भी, हम कहते हैं कि कोई भी इस तरह से हम कह रहे हैं कि कर्वे के कह रहा है कि हमारे पास एनालिटिकल होगा फंक्शन एट इस पॉइंट पर इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट, मतलब वो एनालिटिकल होगा उस पॉइंट पर तब जब वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो उस पर पॉइंट पर, और आल्सो एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड। अब लेट सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट पर वो क्या है हमारे पास, एनालिटिकल है, तो हम कहेंगे इसके जो अराउंड जो भी इसकी नेबरहुड उस सब पर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल लाजमी होगा। मतलब एनालिटिकल फंक्शन होगा तो वो लाजमी तौर पर डिफरेंशिएबल होगा, ना ही सिर्फ उस पॉइंट पर बल्कि उसकी नेबरहुड भी एक एक, लेट सपोज वो 2 पर है तो लाजमी तौर पर 2.1 पर भी होगा, 2.2 पर भी होगा, उसकी हर नेबर में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इस फंक्शन को हम कहते हैं एनालिटिकल फंक्शन, और इसके 2-3 नाम आपको मैंने बता दिए हैं। और इसमें जो मेन चीज और भी है कि हमारे पास हर एनालिटिकल फंक्शन, अगर एनालिटिकल फंक्शन होगा तो वो लाजमी तौर पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी फंक्शन एनालिटिकल हो या नहीं हो, तो हम कहते हैं कि वो हमेशा काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि एनालिटिक फंक्शन which satisfies Cauchy-Riemann equation। ठीक है, अब काशी-रीमान इक्वेशन कौन सी होती है, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ी हुई है, इसको हम सिंपली सीआर इक्वेशन के नाम दे देते हैं, सीआर इक्वेशन। हमारे पास कौन सी होती है, हम कहते हैं ux इज इक्वल टू वी वाई, एक कंडीशन है। उसके बाद हम कहते हैं vx इज इक्वल टू माइनस, और उसके बाद uy होता है। ये हमारे पास दो कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या, पार्शियल डेरिवेटिव करें u को विथ रिस्पेक्ट टू x, और डावा या पार्शियल डेरिवेटिव v को करें विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। और दूसरी एंड डावा v और डावा x माइनस डावा u और डावा y। अगर हम देखें कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, उसमें ये दो कंडीशन है हो रही है, तो हम कहेंगे एनालिटिकल फंक्शन है। जैसे मैंने अभी कहा ना आपको कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, तो हम क्या करेंगे, इसको जो फंक्शन हमारे पास होगा w को उस तरह कैसे लिखेंगे, w को हम लिखते हैं u प्लस आयोटा v।
तो ये हमारे पास ये जो u होगा ये फंक्शन होगा और v वाला ये होगा, इसको हम करेंगे। यहाँ तक समझ में आई तो मैं एक इसका क्वेश्चन करा दूं आपको। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन जो गिवन है वो एनालिटिकल है या नहीं है। अब हमें एनालिटिकल कैसे पता चलेगा, इसकी पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले बताएं कि आ रही है आपको। जी पार्शियल डेरिवेटिव आ रही है सबको। अब देखें इसमें हमारे पास दो चीजें मिल गई इसमें। ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आई टू एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है सिंपली जो रियल होता है वो u होता है, और जो ये इमेजिनरी वाला होता है इसको नाम देते हैं हम v का। तो पार्शियल डेरिवेटिव आती है आपसे, मैं पूछा कुछ बताएं, आ रही है? जी सर। ठीक है। तो हम पहली कंडीशन क्या करेंगे, डवा u ओवर डवा x फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि डवा v ओवर डवा y फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। उसके बाद डवा v ओवर डवा जो x होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, क्या होगी अब v को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कंडीशन हमें पता है कि ये हमारे पास थी और उसके बाद हमारे पास थी माइनस। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली वाली में जो हमारे पास ux मिला, हमें क्या मिला है वो 2x मिला है, और जो हमारे पास vy मिला है वो भी 2x मिला है, ठीक है। उसके बाद हम vx हमारे पास क्या मिला है 2y मिला है। उसके बाद माइनस सेम, और uy जो हमें मिला है वो क्या मिला है -2y मिला है। तो ये क्या हो जाए दोनों अल्टीमेटली सेम हो गए। तो हम क्या कहेंगे ये जो गिवन हमारे पास फंक्शन है वो क्या होगा एनालिटिक होगा। ठीक है, इसी तरह इसका जनरल फॉर्म होता है कि पोलर फॉर्म में क्या होता है, अगर वो इनके पोलर फॉर्म में देता है पोलर फॉर्म ऑफ काशी-रीमान इक्वेशंस। वो क्या होता है यू आर इज इक्वल टू 1/r v थीटा, और हमारे पास जो होता है वो होता है वी आर इज इक्वल टू -1/r u थीटा। अगर ये पोलर फॉर्म में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा फंक्शन क्या होगा एनालिटिकल होगा। सिंपली अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन की तो हम उसके कर सकते हैं। ठीक है, ये करने की जरूरत है या समझ में आ जाएगा? आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हार्मोनिक फंक्शन क्या है। इसी तरह जैसे वो एनालिटिकल फंक्शन में हमारे पास CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, हम ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक कहेंगे जो हमारे पास क्या हो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अ फंक्शन
function which satisfies the जी क्या होती है लैप्लास इक्वेशन? ये हमारे पास होती है सिंपली लैप्लास इक्वेशन कि अगर उसको सेटिस्फाई, इसको कहते हैं नेबुला स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0 या फिर पार्शियल सेकंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल सेकंड ऑर्डर वाई का इज इक्वल टू, अगर दोनों का सम करें वो 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास सिंपली क्या है, पर्टिकुलर हार्मोनिक फंक्शन को सर्व हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक इसका और चीजें होती हैं कि पोलर फॉर्म्स पे आ जाते हैं। पहले ये कि हम कहते हैं हर जो हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन होता है, हर एनालिटिक फंक्शन होगा तो लाजमी तौर पर हार्मोनिक होगा। ठीक है, पर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन कराने की जरूरत है या समझ में आ रहा है? जी, इसका क्वेश्चन करें या बस आगे बढ़े, पोलर फॉर्म की तरफ आ जाए इसमें? जी सर, पोलर फॉर्म पे आ जाएं। ठीक है, ठीक। इसका जो पोलर फॉर्म होता है हार्मोनिक फंक्शन का, वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली आर स्क्वायर यू आर आर प्लस आर यू आर प्लस यू थीटा इक्वल टू 0। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिखा जाता है कि, ठीक है, इसके जनरल फॉर्म ये होते हैं सिंपली ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है, पोलर फॉर्म हार्मोनिक, ये दोनों फॉर्म हमारे पास। आगे हम पढ़ते हैं एंटायर फंक्शन क्या होता है हमारे पास। एंटायर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो उसकी हर पॉइंट की हर मतलब सारा जो रीजन है ना उसमें सब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। हम कहते हैं अ फंक्शन which is analytic everywhere, हर जगह पे वो क्या होगा या फिर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं होल रीजन, सारे रीजन में क्या होता है वो हमारे पास एनालिटिकल होता है। देखें हमने जो एनालिटिकल स्पेसिफिक पढ़ा था वो कहा था कि किसी भी पॉइंट पर उसकी नाइबरहुड में, पर ये क्या होगा सारे रीजन में होगा। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ, तो ये हर पॉइंट पर क्या होगा, एनालिटिकल होगा, हर पॉइंट पर कोई भी पॉइंट होगा सारा होल रीजन, इसको हम कहते हैं सिंपली हमारे पास क्या होता है, एंटायर फंक्शन होता है। इसके एग्जांपल बेसिक इस तरह से भी आते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड, ये हमारे पास क्या होता है एंटायर। इसी तरह साइन जेड भी हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे इसके टाइप पर, वो हमारे पास है मेरोमॉर्फिक। अब हम कहते हैं कि मेरोमॉर्फिक क्या होता है, ये ऐसा फंक्शन होता है जो हर जगह पर एनालिटिकल है एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स पे। अब देखें जहां पर फंक्शन एनालिटिकल नहीं होता तो हम कहते हैं वहां पर सिंगुलरिटी अराइज हो जाती है। क्या होती है, सिंगुलरिटी आ जाती है। फिर इसके आगे टाइप पढ़ेंगे कि पोल क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट क्या होती है सारी। बस ये समझ जाए जैसे हमारे पास z-2 होता है, अगर मैं इधर z की जगह 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम कहेंगे z = 2 हमारे पास क्या हुई, वो हमारे पास क्या हुई, सिंगुलर पॉइंट हुई सिंपली।
तो इसी तरह कह रहा है कि अ फंक्शन व्हिच इज एनालिटिक everywhere except at finite number of poles. मतलब ऐसा फंक्शन जो सारे रीजन पर क्या हो, एनालिटिकल हो, पर कुछ पॉइंट को छोड़कर, लेट्स सपोज इधर सबके पर कुछ पॉइंट को, इस पॉइंट को उसने छोड़ दिया, इस पॉइंट को छोड़ दिया, तो इस तरह से कुछ अभी मैंने एग्जांपल इस तरह से, जैसे ये हर जगह पर एनालिटिकल एक्सेप्ट z डज नॉट इक्वल टू, अगर z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, एनालिटिकल नहीं होगा। इसको हम कहते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन। इसी तरह एक दूसरा भी हमारे पास होता है, वो होता है लियोविल्स थ्योरम। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये कहता है कि अ बाउंडेड holomorphic function on entire region must be constant. अब ये देखें लेवलेस थ्योरम जो कहता है कि हमारे पास कहता है कि बाउंडेड हो और होलोमॉर्फिक भी हो। बाउंडेड कोई चीज हो, जैसे साइन का ग्राफ हमें पता है कि उसका आउटपुट माइनस और 1 के में आता है, ठीक है। उसकी जो वेव्स होती है -1 और 1 में भी ऑसिलेशन होती है उसकी, ठीक है। तो वो कह रहा है बाउंडेड हो और हमारे पास होलोमॉर्फिक हो, मतलब एनालिटिकल हो किसी सारे रीजन में, तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि साइन जेड को ही उठा लेते हैं फंक्शन। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखें कि हमारे पास एक तो ये बाउंडेड होता है बिल्कुल, और उसके बाद ये एनालिटिकल भी है, मतलब ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है हमारे पास, और हमारे पास होलोमॉर्फिक भी है, ठीक है। पर ये हम देख रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, ये नॉट अ कांस्टेंट, तो हमारे पास लिहाजा ये लेवल सी थ्योरम को अभी नहीं कर रहा है। ऑन दी अदर साइड कोई भी हम अगर कांस्टेंट नंबर उठाएं तो फिर वो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रफली एग्जांपल है, बाकी इसकी जो है ना मेन आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको कहता है लेवलेस थ्योरम, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें बाकी। इसी तरह हमारे पास जो होती है नेक्स्ट होता है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन, या फिर हम डोमेन्स को रीजन भी कहते हैं। अब ये होती क्या है, इसमें क्या होता है कि जो क्लोज्ड हमारे पास कोई भी कर होता है उसको श्रिंक कर लेते हैं हम पॉइंट के सूरत में, अगर कर सकें तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, अ रीजन in which every closed curve can be shrunk to a point without passing out of the region. अब देखें, ये सिंपली मैंने अभी बताया कि रीजन में हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई टर्म, तो ये क्लोज कर्व होती है, हम कहते हैं अगर वो श्रंक हो रही है किसी पॉइंट में तो उसको हम क्या कहते हैं, ये श्रंक हो गई ना किसी पॉइंट में, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होती है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन होती है।
इसी तरह अगर मल्टीपल डोमेन क्या होती है, अगर हम पॉइंट की सूरत में श्रिंक उसके नहीं कर सकते किसी भी क्लोज कर्व को, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। इफ ठीक है, अगर उसको पॉइंट में नहीं कर सकते उसको मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अब कॉची थ्योरम की तरफ। अब हमारे पास काशी थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रही है तो हम उसको डायरेक्ट कहेंगे, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ ऑफ कुछ समझ में भी आ रहा है या मैं ऐसे ही बताता जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा? जी जी सर, समझ में आ रहा है। पक्का? मुझे लग रहा है कि सब बोर हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा सर। ठीक है, if f of z is एनालिटिक, अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक हो एंड f dash z is continuous at each point within a closed curve विदिन भी हो सकता है या ऑन भी क्लोज कर्व भी हो सकता है। ठीक है, ये इसमें हमें सिंपली कनेक्टेड डोमेन था तो हम कहते हैं देन, अब ये जो मेन स्टेटमेंट है वो लिखे, उसको थोड़ा फोकस कीजिए। हम कहते हैं वो जो क्लोज कंटूर होती है एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कब? इफ सिंगुलर पॉइंट lies outside the circle। अब देखें, कॉची थ्योरम सिंपली कहता है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एनालिटिक हो और उसका जो डिफरेंशिएबल हो वो कंटीन्यूअस हो, उसकी पॉइंट पर जो हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व है उसके अंदर या उसकी बाउंड्रीज में। ठीक है, तो देन हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्लोज कंट्रोल जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो डायरेक्ट 0 के बराबर होगा। या इसको सिंपली हम अगर सोल्व करने पे आए तो हम देखेंगे उसकी सिंगुलर पॉइंट अगर उस सर्कल के आउट बाहर लाए करे तो हम डायरेक्ट कहेंगे हमारे पास ये क्या है, इंटीग्रल इसके 0 के बराबर है। जैसे अब हम सर कह रहे हैं, जी जी जी, सर ये जो आपने इंटीग्रल की साइन के ऊपर ये सर्कल लगा लिया, इसका क्या मतलब है यहाँ? ये क्लोज कंटूर है, मतलब किसी भी क्लोज कर्व, ये जो मैंने लगाया ना ये किसी भी क्लोज कंटूर को शो करता है। क्लोज कर्व को अभी मैंने बताया ना सिर्फ हम क्लोज कर्व के लिए यूज करते हैं ना। जी काशी थ्योरम हम जो हम यूज कर रहे हैं ये सिर्फ जी जी क्लोज जी, कर्व। सिर्फ क्लोज कर्व। देखें सर्कल हम क्लोज कर्व में ही बनाएंगे ना, सर्कल नहीं होगा तो कैसे हमें पता चलेगा? सर्कल और क्लोज जो हमें पता है शेप क्लोज कर्व है। ओके सर। ठीक है, अब देखें इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी क्लोज कंटूर है और ये हमारे पास, और कर्व को कंटूर भी कहते हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2। अब इसमें आपको कंडीशन देगा, सर्कल वाली कंडीशन देगा कि कौन सा सर्कल है, वेयर सी इज, अब देखें क्लोज कर्व जो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1। अब इसने ये बता दिया ये जो क्लोज कर्व होगा z वाला वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है, रेडियस 1 होगा और सेंटर उसका क्या है, अगर इसको मैं अगर थोड़ा इसको सोल्व करें हम तो लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब यही है कि x प्लस आयोटा y और इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि सेंटर हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली 0 है, कुछ भी नहीं है तो फिर इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं। और रेडियस इसका क्या है हमारे पास, वो है 1। अब देखेंगे ऐसा कोई बनाए हम सर्किल जिस ये सेंटर इसका ओरिजिन पर है, और हम इस तरह से कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हम कहते हैं इधर भी 1 होगा, रेडियस 1 1 1, इस तरह से इसका बनाएंगे। तो देखें z इज इक्वल टू 2 हमारे पास उसने दे दिए। इधर सिंगुलरिटी क्या है, z माइनस 2 इज इक्वल टू, मतलब इधर z की जगह मैं 2 रखूंगा तो मेरा क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। मतलब वो सिंगुलरिटी पॉइंट हुई जहां पर ये क्या है, एनालिटिकल नहीं है फंक्शन। तो z हमारे पास 2 क्या है वो मैं देख सकता हूं। इस जो हमारे पास क्लोज कर्व है या सर्किल है, ये आउटवर्ड आउटसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड लाइज। तो ये अगर आउटसाइड लाई कर रहा है इस सर्किल के हिसाब से, तो हम कहेंगे ये हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल क्या लिखेंगे, करने की आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम कहेंगे ये हमारे पास जो होगा क्लोज कंटूर z स्क्वायर और माइनस z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम लिख लेंगे इस अकॉर्डिंग टू सिंगुलरिटी हम देखेंगे और सर्किल बनाएंगे। अगर 2 कह रहा है तो फिर ऑन दी तब नहीं होगा, सिर्फ बाहर लाया करेगा तो फिर होगा। अगर इधर इन केस कहता ना 2 तो फिर हिसाब से, और इन केस अगर सेंटर डिफरेंट डिफरेंट होता तो फिर हम उस हिसाब से पोजीशन चेक कर लेते। पर एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं होता कि आपको सेंटर डिफरेंट देगा और ज्यादा से ज्यादा इस तरह से देगा, 1 देगा 2 देगा, रेडियस मतलब डायरेक्ट दे देगा। ये समझ में आई बात? आगे बढ़े? जी जी सर, आगे बढ़े, समझ में आ गया। ठीक 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 है, अब हम आ जाते हैं काशी इंटीग्रल फार्मूला पर। अब ये आपको पता होगा कि इसका फार्मूला होता है जो हमारे पास, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल फंक्शन within and on the simple closed curve that is simply connected and z naught is any point within C. Then ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सिंपली काशी इंटीग्रल का फार्मूला होता है। ये हमारे पास क्या कहता है कि फंक्शन हमारे पास एनालिटिकल हो विद इन या उसके क्लोज कर्व के अंदर या उसके बाउंड्रीज पर सिंपल क्लोज कर्व हो। सिंपल क्लोज कर्व आपको पता है इस तरह से होती है, और वो क्या हो, सिंपली कनेक्टेड हो। सिंपली कनेक्टेड आपको मैंने पढ़ाया कि वो क्या होती है, सिंपली हम उसको श्रिंक कर सकते हैं किसी पॉइंट, एंड z नॉट इज एनी पॉइंट विद इन अ C। अब कह रहा है कि वो जो क्या होना चाहिए, विदिन होनी चाहिए। विदिन मतलब जो सिंगुलरिटी होगी उसकी विदिन या फिर ऑन द होती है, उसके या तो उसके अंदर ला करे या उसकी बाउंड्रीज में। तो हम कहते हैं उसमें हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, उसमें काशी थ्योरम, इसमें हमारे पास क्या होगा, काशी इंटीग्रल फार्मूला। वो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जेड नॉट, वो जो पॉइंट पे इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज करें एफ ऑफ जेड। अब जो आपको गिवन होगा वो ये गिवन होगा, सिंपली हम कहेंगे ये आपके पास गिवन होगा। आपको उसमें क्या निकालना होगा,
ये वाली चीज, मतलब इधर ये डिवाइड होता था जाके क्या हो जाएगी, सिंपली मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड। ये आपको मेन चीज निकालनी है, ये गिवन होगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। इसी तरह मैं इसके क्वेश्चन पे पहले बाद में आता हूँ, पहले इसका और भी इसका फार्मूला एक होता है। अगर हमारे पास इस पर जो पावर अगर कुछ और हो, ज्यादा पावर हो, तो उसको हम कहते हैं कि काशी इंटीग्रल फार्मूला। ये मीटिंग एंड होने वाली है, दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि अगर इस z माइनस जेड नॉट पर जो पावर है कोई भी बढ़ जाए, तो फिर इसको क्या कहेंगे, जैसे हम कहें कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज कर्व f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नॉट और n प्लस 1। देखें दोनों में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इस पे पावर है, इसमें पावर कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें क्या करता है, इसके डेरिवेटिव एफ एन शो करता है कि कितने बार इसको डेरिवेटिव करना है। अगर लेट सपोज इधर हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक।